हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज आपके लिए लेकर आया हूँ आधुनिक इतिहास का एमसीक्यू। मैं बात करने वाला हूँ आधुनिक इतिहास स्टार्ट करने वाला हूँ। ये हमारा होने वाला है घटना चक्र का एमसीक्यूज़। प्रीवियस ईयर के जितने भी पीसीएस और आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, तो सारा यहाँ से हम लोग करने वाले हैं। यूरोपीय कंपनी से ही स्टार्ट होता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास ऐसे तो स्टार्ट होता है इसके बाद, क्योंकि ये 1498 ही है, लेकिन फिर भी मानते हैं लोग इतिहास को सुविधाजनक तरीके से पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक। आधुनिक इतिहास हम लोग इसलिए उठा रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने भी आते हैं हिस्ट्री से, बीपीएससी में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ हिस्ट्री से, और 30 में से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से। तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री पूरा ख़त्म करेंगे घटना चक्र का, फिर पीछे जाके मिडीवल करेंगे और उसके बाद एंशिएंट करेंगे। तो आज हम यूरोपीय कंपनी के ऊपर बात करेंगे। आप लोग पढ़ लिए होंगे, यहाँ छोटा सा नोट्स दिया हुआ है। शॉर्ट नोट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था, किस वर्ष? अगर इसका आंसर आप लोग दे भी दिए होगे, इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर लगा दिए होगे 1498 एडी। आप लोग इसका आंसर इजीली आप लोग दे दिए होगे कि वास्को डी गामा कब कालीकट पहुंचा है भाई, तो 1498 में पहुंचा है। ठीक है, अगर ये 1498 अगर दिया है, इसके अलावा आपको पूछ देता डेट के साथ, चारों ऑप्शन 1498 रहे और पूछ ले कब पहुंचा है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। तो पहला का आंसर ये होगा। अच्छा, कालीकट में जमोरीन इनका स्वागत किए थे। एक क्वेश्चन और आता है कि कालीकट वास्को डी गामा किसकी सहायता से पहुंचा था? तो अब्दुल मजीद नामक एक यात्री था जो गुजरात का पथ प्रदर्शक था। उन्होंने केप ऑफ गुड होप, यानी दक्षिण अफ्रीका का सबसे नीचा क्षेत्र, वहां से वास्को डी गामा को भारत लेकर आया था। ये सारी कहानी आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला शासक कौन था? उस पुर्तगाली का नाम बताइए जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला कौन था? ये उत्तराखंड के पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन था पुर्तगाली। पहला वाइसराय कौन थे? तो पहला वाइसराय थे हमारे अल्मीडा, दूसरे थे अल्बुकर्क और तीसरा था नीनो डी कूना। यही 3 पुर्तगाली वाइसराय के बारे में विशेष रूप से पुर्तगीज में पढ़ना है। अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मीडा। अल्मीडा पहला पुर्तगाली वाइसराय था। ये 1505 से 1509 तक पुर्तगाली वाइसराय रहता है, और 9 के बाद आते हैं अल्बुकर्क, और 9 से 15 तक रहते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करें तो ये लाए थे हमारे कौन? अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध किससे स्थापित हुआ था? तो मध्यकाल में व्यापार स्थापित करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं कंपनी था, वो था पहला पुर्तगाली आए थे 1498 में। 1503 में अपनी पहली कोठी स्थापित की थी, और कहाँ की थी? तो कोचीन में की थी। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन चौथा करते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? फिर वही क्वेश्चन घूम फिर कर दे दिया, और आंसर आपको पता होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, जितना तेजी से हो सके करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये आप देख रहे हैं ना, 45 पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय कौन था? अभी मैं बताया था प्रथम वाइसराय कौन था, तो अल्मीडा था प्रथम वाइसराय। कब से कब तक था? ये भी क्वेश्चन पूछ ले। अगर कब से कब भी पूछेगा तो 1505 से लेके 1509 तक, ये भी बात आप याद रखिएगा। अल्मीडा के बाद अगर पूछ ले दूसरा कौन था, तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क के बारे में भी अगर पूछ ले कि कब से कब तक था, तो 9 से 15। एक बार अच्छे से आप इतिहास पढ़ लो, ढेर सारे क्वेश्चन इतिहास से आते हैं और इतिहास इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? पहले बात कर चुके हैं हम लोग, आप लोग जानते भी होंगे। आप लोग को लग रहा होगा कितना इजी था, आराम से हम लोग दे देते, तो हाँ इजी है, डिफिकल्ट होता नहीं है। अच्छे से पढ़िए तो सारा का सारा क्वेश्चन कर लेंगे। जमोरीन था, जानते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7, मिलान करना है यहाँ पे। अब मिलान करने के लिए आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। मिलान करने के लिए देखो इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप अगर चारों के बारे में जानते हो तो ठीक है, चारों में से एक के बारे में जानते हो तो पहले उसको मिला लेते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था। 1 का 2 ऑप्शन में जाके देखें नीचे, 1 का 2 कहाँ है? तो 1 का 2 सिर्फ इसी में है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। लेकिन फिर भी पूरा मिलाएंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा जान जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 का 2 नहीं, 2 ऑप्शन में रहे या 2 3 ऑप्शन में रहे तो फिर फंस जाएंगे।
वास्को डी गामा पुर्तगाली था और कहाँ किसकी खोज की थी? भारत की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे हमारे जापान स्पेन के थे और ये किसकी खोज की थी? तो अमेरिका की खोज की थी। अगर कैप्टन कुक की बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान की बात करें तो हॉलैंड के थे। कैप्टन कुक किसकी खोज की थी? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो ये ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे और तस्मान जो थे वो न्यूजीलैंड की खोज किए थे। डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बातें दी है तो उसके बारे में हम देख लेंगे। यहाँ पे देख लो थोड़ी बात की हुई है। तो बात है वास्को डी गामा भारत की खोज किए थे, कोलंबस अमेरिका की खोज किए थे, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किए हैं और तस्मान न्यूजीलैंड की खोज किए हैं। कभी कभी ये भी आपको मिलाने के लिए दे सकता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। अब अल्बुकर्क के बारे में भी थोड़ा बात कहा गया है। अल्बुकर्क के बारे में बात ये आती है कि अल्बुकर्क जो व्यक्ति था उन्होंने भारत में 1509 ईस्वी में वायसराय बन के भारत में आते हैं, पुर्तगाली वायसराय। 1510 में उन्होंने क्या करते हैं, जो हमारा यूसुफ आदिल शाह था बीजापुर का शासक, वहाँ से वो गोवा उससे छीन लेते हैं। गोवा छीन के अभी गोवा इसकी फैक्ट्री स्थापित नहीं होगी, यानी यहाँ मुख्यालय नहीं बनेगा। गोवा में मुख्यालय बनाएगा नीनो डी कुहना, तीसरे वायसराय, वो भी 1530 ईस्वी में। अभी 10 में गोवा छीना गया है। और अल्बुकर्क क्या कहते हैं पुर्तगालियों को कि अगर हमें भारत में रहना है तो हमें भारतीय महिलाओं से विवाह करना होगा और हमारी जनसंख्या बढ़ानी होगी। तो ये सारी की सारी बातें कौन किए थे? तो अल्बुकर्क किए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत ढूंढना है आपको? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यही गलत हो गया, पहला ही, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। पुर्तगाली ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था, बिल्कुल सही है, मसूलीपट्टनम में खोला था। कब खोला था? अगर बात किया जाए तो 1611 ईस्वी में। ये अस्थाई कोठी थी, अस्थाई। अस्थाई का बात करेंगे तो 1613 ईस्वी में सूरत में खोला गया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला, बिल्कुल सही। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला दुर्ग बनाया था? तो पहला दुर्ग बनाया था हमारा कहाँ? तो पुर्तगाली का बात कर रहा है ना, पुर्तगाली का बात करें तो ये पहला दुर्ग का निर्माण करेगा अल्फांसो द अल्बुकर्क, और ये कहाँ करेगा? कोचीन में। 1503 ईस्वी में पहला दुर्ग बनाया जाएगा कोचीन में। नीचे देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। इस समय वह भारत का गवर्नर नहीं था। अल्बुकर्क गवर्नर कब बना है? अल्बुकर्क गवर्नर बना है भारत का 1505 ईस्वी में, है ना, और 1509 तक रहे थे, सॉरी अल्मीडा थे। 1505 से 1509 अल्मीडा थे। 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क थे। तो इस समय अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय नहीं है, लेकिन पुर्तगालियों के लिए सबसे पहली कोठी अल्बुकर्क ने ही बनाया था कोचीन में। तो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उस पुर्तगाली वायसराय का नाम बताइए इसने कोचीन में अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। और आपको तो लगेगा कि अल्बुकर्क तो 1509 में आया है, उससे पहले तो अल्मीडा आए हैं, तो आंसर आप अल्मीडा लगा दोगे और आंसर गलत हो जाएगा। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? कौन किया था? तो पुर्तगाली वही होंगे, पुर्तगाली ही करेंगे। बात कर लेते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पे। यूरेशिया शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1509 में, ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1509 तक रहे थे। द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ पुर्तगाली हिंद महासागर के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था और एक पद्धति शुरू की थी जिसे कहते थे कार्टेज की पद्धति। कार्टेज लिए बिना अगर कोई भी जहाज समुद्र में उतरता था तो उसकी जहाज़ों को लूट लिया जाता था, और लूटने वाले और कोई नहीं होते थे, खुद पुर्तगाली ही होते थे। अगला, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, हुगली में स्थापित की गई थी। पहला पुर्तगाली जो बंगाल में कोठी स्थापित किया था वो किया था हुगली में। बात कर लेते थोड़ी सी हुगली के बारे में, और ये सब क्वेश्चन जानना इंपॉर्टेंट भी है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा कब से कब तक थे? तो 29 से 38 तक थे। फिर से एक बार रिपीट कर लेना, सबसे पहले अल्मीडा आएंगे, 1505 से 1509 तक रहेंगे। अल्बुकर्क आएगा, 9 से 15 तक रहेगा। इसके बाद की जानकारी नहीं मिलती है, सीधे हम आ जाते हैं नीनो डी कुन्हा पे।
1529 में नीनो डी कूना आएंगे, 38 तक रहेंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम नीनो डी कूना का होता है गोवा का मुख्यालय बनाना, और गोवा को मुख्यालय 1530 में ये बनाएंगे। जबकि गोवा को छीना किससे था? तो यूसुफ आदिल शाह से। कौन छीना था? तो अल्बुकर्क छीना था। कब छीना था? तो 1510 में। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ते चलेंगे। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना, जिनका कार्यकाल 29 से 38, ने मद्रास के निकट सेंथोमो और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की थी। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि पुर्तगाली बस्ती बंगाल के हुगली में कौन बनाया था, वो वायसराय कौन था पुर्तगाली का? तो पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कूना थे, जिन्होंने मद्रास के निकट सेंथोमा में अपनी बस्ती बसाई और बंगाल के निकट हुगली में पुर्तगाली बस्ती बसाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह के संगत और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। महमूद शाह बंगाल का शासक था और उनसे परमिशन लिया था ये कि हमको क्या कीजिए, कोठी खोलनी है तो हमें अनुमति दे दीजिए। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में व्यक्त करते हैं, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा, किंतु 16वीं सदी के सतगांव का पतन हो गया और उसके स्थान पर हुगली ने ले लिया। यानी धीरे धीरे जैसे ट्रेड बढ़ता चला गया, सतगांव बैठता चला गया और हुगली सामने आ गया उभर कर। चिनसूरा में डचों ने गुस्ताबुस किले का निर्माण करवाया था। श्री रामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। अब यहाँ पे हम थोड़े से बात कर रहे हैं डच के बारे में। डिस्क्रिप्टिव में जो दिया है आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट डाउन करना है। चिनसूरा में डचों ने गुस्ताबुस किले का निर्माण किया था। ये बहुत बार पूछा है कि गुस्ताबुस किले का निर्माण डचों के द्वारा कहाँ किया गया था, तो चिनसूरा में किया गया था। चिनसूरा हुगली का ही एक क्षेत्र का नाम है। अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान पांडिचेरी, पांडिचेरी जो हमारा अभी तमिलनाडु में है, पांडिचेरी के 4 क्षेत्र हैं, पांडिचेरी, कराईकल, यमन और माहे। पांडिचेरी का विस्तार भारत के 3 राज्य में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के क्षेत्र में है। पांडिचेरी के बारे में बात कर रहा है तो देख लेते हैं थोड़ा। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था, ठीक है। अगला, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरे यूरोपीय शक्तिशाली फ्रांसीसी था। दोनों में से सही आंसर क्या होगा? तो एक बार थोड़ा तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। तो देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। पांडिचेरी का सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। यानी सबसे पहले पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले कौन थे? पुर्तगीज ही थे। लेकिन पांडिचेरी के बारे में जैसी बात आती है ना, तो लोग फ्रांसीसी के बारे में बात करने लगते हैं कि पांडिचेरी तो फ्रांसीसियों के कब्जे में था। पहले पुर्तगीज गए थे, उसके बाद फ्रांसीसी गए थे। पांडिचेरी में इसके बाद डेंस डचों ने अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पांडिचेरी सबसे पहले किसके कब्जे में था, फ्रांसीसी ने इस पे कब कब्जा किया था और अंग्रेज ने इस पे कब कब्जा किया था। अंग्रेज भी आए थे कब्जा करने के लिए। अंग्रेज ने पांडिचेरी को 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को सौंप दिया। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। पहला, अंग्रेज ने पांडिचेरी पे कब्जा किया था 1793। अंग्रेजों ने किस संधि के तहत पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को सौंप दिया? पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि कब हुई थी? पेरिस की संधि 1814 ईस्वी में हुई थी। ये सारी बातें एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है। इसके तहत इस प्रकार केवल कथन 1 सही है। कथन 1 में क्या बोल रहा है? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे? नहीं, दूसरे में डच थे और डेनिस थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। 1793 ईस्वी में पांडिचेरी को अपने अधीन कर लिया, लेकिन 1814 में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच एक संधि होती है जिसे कहते हैं पेरिस की संधि। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं? पांडिचेरी को फिर से फ्रांसीसियों के कब्जे में सौंप कर चले जाते हैं। बाद में फिर से युद्ध होगा, वांडीवास का युद्ध होगा। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी हार जाएंगे। वो युद्ध होगा कब? इसका आंसर आप कमेंट में करना। और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी हार जाएंगे और सारा संपत्ति अंग्रेज को सौंपकर यहाँ से भारत से चले जाएंगे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ये IAS का भी क्वेश्चन है, ये बिहार PCS का भी क्वेश्चन है। 67 PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार BPSC के 67 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली क्या करते थे? पुर्तगाली क्या करते थे? बंगाल की खाड़ी में अपना टैक्स चुराने के लिए या बचाने के लिए ये लूट मार किया करते थे, ठीक है। और जब ये बात औरंगजेब को पता चली थी तो औरंगजेब काफ़ी हद तक इस पे रोक लगाने की भी कोशिश किया था। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? अच्छा, हुगली में बंगाल की खाड़ी, और सेम क्वेश्चन रिपीट करके रखा है, इसका आंसर भी क्या होगा? पुर्तगाली होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक बोला जाता है जॉब चार्नोक को। वास्तव में ये भी कलकत्ता के संस्थापक थे नहीं। जॉब चार्नोक क्या था कि वहाँ के जो तत्काल शासक थे बंगाल के जो थे, वो क्या किए थे, वहाँ से सूतानाती, कालीकत और गोविंदपुर नामक तीन क्षेत्र को ये मांगे थे किराए पर। कालीकत, गोविंदपुर और सूतानाती। बाद में यही तीनों को मिलाकर एक शहर का निर्माण किया गया जिसे कहा गया कलकत्ता। डिस्क्रिप्टिव थोड़ा देख लेते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि 2003 में यह स्टेटमेंट दिया गया है। क्या दिया गया? उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक ना मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नोक के आगमन के पूर्व भी अस्तित्व में था। इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं माना जा सकता। यानी कि जॉब चार्नोक कलकत्ता की स्थापना नहीं किए थे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप आंसर इन्हीं के बारे में लगाना कि कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नोक ही थे। उन्होंने ही बंगाल के नवाब से सूतानाती, कालीकत और गोविंदपुर किराए पर लिया था और बाद में कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया था? फिर से क्वेश्चन आ गया। तो कलकत्ता बसाने वाले और कोई नहीं थे, जॉब चार्नोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ है मद्रास में। मद्रास में कब हुआ है? 1688 में। इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। वर्तमान में कोई मद्रास आपको पता नहीं चलता ना कि मद्रास वास्तव में था कहाँ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का जो क्षेत्र है ना, वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र, मद्रास के क्षेत्र में आता था। तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी, 1688 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी, तो संयुक्त रूप से जो कंपनी बनी थी वो पहली थी ब्रिटिश कंपनी, ठीक है। उसके बाद बना था डच। अब यहाँ पे ऑप्शन में ब्रिटिश नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा डच। देख लो थोड़ा सा, इस पे बात कर लेते हैं। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संस्था द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अब पहले किया गया था अंग्रेज, दूसरा किया गया था डच। ऑप्शन में अंग्रेज नहीं है तो हम लेंगे आंसर डच को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा सा मिस कीजिएगा ना यहाँ तो गलत हो जाएगा। सही बोल रहा है, देखते हैं। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, यानी कोची जो था वो आज़ादी तक डचों के अधीन था। डच चले गए थे, बेदरा का युद्ध हुआ था, डच चले गए थे। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि पर उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। हाँ ये ठीक है, डच पुर्तगाली को हरा दिए थे और फोर्ट विलियम पर खुद कब्जा कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज कैसे करने लगी, क्या कारण था? यह भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज थोड़ा देख लेते हैं, क्या राज होने वाला है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल सही था, अभी भी है। लोग आपस में लड़ते रहते थे, छोटे छोटे मुद्दे को लेकर हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, जिसको अंग्रेजों ने अच्छे तरीके से इसका फायदा उठाया था। अभी भी नेता लोग वही कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं धर्म के नाम पर और वोट ले रहे हैं और करनी कुछ नहीं है, कथनी करनी सब अलग अलग है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल थे। ब्रिटिश के पास वहाँ गोला बारूद था, हम लोग के पास तीर, तलवार, कमान, भाला, कहाँ तक अब मारिएगा।
वो हमारे जो नीरज चोपड़ा है जो भाला फेंकते हैं वो भी बहुत से बहुत 20 मीटर फेंकेंगे, बंदूक दूर से ही चल जाता है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा से वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था। बिल्कुल है, अभी भी है, अभी भी अमेरिका से ऑफर आ जाए किसी को भी दौड़ के चला जाएगा, पैकेज अच्छा मिले चला जाएगा। अच्छे अच्छे लोग क्या, लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये सब क्या करता है, भारतीय इतने टैलेंटेड होते हैं, थोड़े से पैसा देकर उसे भारत से खींच लेकर अपने देश में बुला लिया जाता है और एक अच्छे से पैकेज देकर शिफ्ट कर दिया जाता है। और भारतीय ऐसा भी करते हैं। प्रवासी जो है ना, प्रवास करना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रवास ना हो जाए कि भारत को नुकसान होने लगे। अच्छे अच्छे लोग भारत से चले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। वो पहले भी था, अब भी है, वो हमेशा व्याप्त रहेगा। अब हमें अच्छे से पैसे प्रोवाइड करेगी ही नहीं भारत सरकार, तो ऑब्वियस ही बात है लोग विदेश को ऑफर ठुकराएंगे भी नहीं। यहाँ पे तीनों था, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का सहायक था। ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, और इस कंपनी का नाम फिर से आप देख लेना, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, एक बार देख लो, यूरोपीय कंपनी पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिश का बात नहीं करेंगे, अभी पुर्तगीज का ही बात करेंगे। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, ऑप्शन में देख लो, लिवेंट के बारे में आप जान भी नहीं रहोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द इंडीज, यही बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, और ओरस्टेंटेड कंपनी, इसका आंसर हो जाएगा लिवेंट। लिवेंट कंपनी को सबसे पहले स्थल मार्ग से व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ही। बाद में लिवेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी को मर्ज कर दिया गया और एक कंपनी नया आया जिसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, देख लेना। लिवेंट कंपनी ने 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा द गवर्नमेंट एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से इंडीज कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए भेजा था। इस बेसिस पे आंसर हो जाएगा हमारा एक। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन से बादशाह थे? 1600 का बात कर रहा है ना, कंपनी गठन कब हुआ है? 1599 में। और 1599 में मुगल बादशाह कौन है? तो मुगल बादशाह का बात करें तो सबसे पहले बाबर 1526 में बैठेंगे और 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाएगी। पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का 4 युद्ध लड़ेंगे बाबर। हुमायूं आते हैं, हुमायूं कुछ समय तक रहते हैं, कुछ समय मतलब 1530 से लेके 1540 तक रहेंगे। 40 में क्या होता है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होगा, है ना, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाएगा और हुमायूं हार जाएंगे, हुमायूं गद्दी से हट जाएंगे। 40 से 45 तक शेरशाह सूरी कब्जा करेगा और शेरशाह सूरी कालिंजर के युद्ध में मारे जाएंगे। लेकिन 55 तक शेरशाह के उत्तराधिकारी शासन करेंगे मुगल बादशाह के ऊपर। बाद में यानी 15 वर्षों तक, 40 से लेके 55 तक निर्वासित जीवन जिएंगे हुमायूं, और उसी समय अकबर का जन्म होगा। 1555 में फिर से हुमायूं आएंगे, अब 1556 तक रहेंगे। हुमायूं दिल्ली के दीन पनाह नामक भवन से गिरने से, यानी उनकी सीढ़ी से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी और अकबर को गद्दी पर बैठाया जाएगा। बैरम खां अकबर का संरक्षक होता है। ईंट का सिंहासन बना के अकबर को बादशाह बनाया था, पंजाब में था उस समय अकबर। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक रहेंगे, और ये डेट कब तक है? 1599। तो इस समय शासक कौन होगा? तो इस समय होगा अकबर। तो ये जो कहानी मैं आपको सुनाया, ये अकबर तक की कहानी थी। इसके बाद जहांगीर आते हैं, शाहजहां आते हैं, औरंगजेब आते हैं। पूरी कहानी अभी मुगल बादशाह की बची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसके पहले डिस्क्रिप्टिव भी थोड़ा सा है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, और सभा का आयोजन में करने के बाद इसमें पूर्व द्वीप महादेश के साथ व्यापार करने की योजना बनाई कि भाई जाइए पूर्व में आप व्यापार कीजिए, ठीक है। 1599 में कंपनी का गठन किया गया, इसका नाम गवर्नर। कंपनी का नाम देख लेना यार, बहुत बड़ा कंपनी है, बाद में इसी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रख दिया गया। और इस समय बादशाह कौन थे? तो हमारे बादशाह अकबर थे, 1556 से लेके 1605। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था? कारखाना कब खोला था? अगर कारखाना खोलने की बात की जाए
तो सबसे पहली कारखाना खोला गया था 1611 में मसूलीपट्टनम में, अस्थायी कारखाना था। 1611 में कौन थे? तो 1611 में अकबर के पुत्र होंगे जहांगीर बाबा। 27 तक जहांगीर रहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। आगे चलते हैं, देख सकते हैं जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना खोला। अच्छे से नोटिस करना, अस्थायी है। अस्थायी कारखाना जो स्थापित हुआ था सूरत में हुआ था। ये कौन सी कारखाना थी? अस्थायी। कब था? 1613। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, देखते हैं हम लोग भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। अभी हम लोगों ने देखा था, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये सारी कहानी उसी के बारे में दिया गया है, ऑलरेडी हम इस पे जिक्र कर चुके हैं। 17वीं शताब्दी में पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित किए थे? तो 17वीं शताब्दी का बात कर रहा है, 17वीं शताब्दी के पहले। तो 17वीं शताब्दी के पहले भरूच, ये चिकाकोल और त्रिचिनोपल्ली देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, थोड़ा समझ में आ जाएगा। 17वीं शताब्दी से पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपनी कोठी स्थापित की थी। यहाँ ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ हमको भरूच दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम ऑप्शन में नहीं है, तो हम लेंगे सूरत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? क्वेश्चन अच्छा है, अविनाश कुमार आंसर दीजिए इसका। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था और कब हराया था, ये भी आंसर दीजिए। थॉमस वेस्ट ने हराया था, 1613 ईस्वी में हराया था। ये वही थॉमस वेस्ट है जिसके कारण जहांगीर हामी भर दिए थे कि ठीक है आप जाइए और कोठी खोलिए, स्थापित कीजिए कोठी। औरंगजेब उसको, जहांगीर को लगा था कि अब कोई पुर्तगाली का टक्कर देने वाला आ गया है, और थॉमस वेस्ट की अनुमति के कारण ही 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में पहली अस्थायी कोठी खोली थी, जबकि मसूलीपट्टनम में अस्थायी कोठी था। ठीक है, वो भी बिना अनुमति का, ये बात याद रखिएगा। और ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापना करने वाला कंपनी सबसे पहले कौन था? तो अंग्रेज थे, 1613 में स्थापित करेंगे। यूरोपीय कंपनी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 ईस्वी में, और इसका श्रेय जाता है थॉमस वेस्ट को। स्वाली के पास युद्ध हुआ था पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, स्वाली का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ और कौन विजयी रहा। ठीक है, आगे सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। बार बार ये बात मैं जोर दे रहा हूं, तो आप थोड़ा समझिएगा। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। सारा क्वेश्चन पूछेगा, सूरत में फ्रांसीसी, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, बंगाल में खास करके हुगली में और कोचीन में, ये तीनों जगह सारे चारों कंपनी के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? फिर से वही रिपीट हो गया। जहांगीर साहब थे, स्वाली के युद्ध से प्रभावित होकर उन्होंने बोला कि आप जाकर सूरत में अपना एक अस्थायी कोठी खोल लीजिए, और यही जाकर वो अस्थायी कोठी खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, वेस्ट की बात कर रहा है, वेस्ट प्रेसिडेंसी। तो अगर मैप में भी देखो तो वेस्ट हो जाएगा हमारा, सूरत भी और बम्बई भी, दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में सूरत में प्रेसिडेंसी बनाया गया था, बाद में इसे बम्बई में स्थापित कर दिया गया। तो वेस्टर्न मतलब पश्चिमी घाट पे जो कंपनी बनाई गई थी वो बम्बई में स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बम्बई किससे लिया था? तो आपको एक स्टोरी में सुनाता हूँ, याद रखना, छोटा सा स्टोरी है। होता क्या है, एक शादी होता है 1661 में। पुर्तगाली
की एक रानी होती है कैथरीना ब्रिगेंजा, उसका विवाह होता है चार्ल्स द्वितीय के साथ। जब ये विवाह होता है, अंग्रेज थे चार्ल्स द्वितीय, तो इस विवाह में मुंबई चार्ल्स द्वितीय को दे दिया जाता है, दहेज स्वरूप ले लो या आप उपहार स्वरूप ले लो। बाद में चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, ये कंपनी को दे देते हैं, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। 1668 में बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भैया 10 पाउंड हमको आप दे देना और ये पूरा का पूरा मुंबई आप अपने पास रखो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना, मुंबई जो है वो किस द्वीप पर स्थित है, इसका आंसर आप कमेंट में करना। अब हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। चार्ल्स द्वितीय अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी आपसे चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स चतुर्थ भी दे देता है। तो विवाह हुआ था किससे, 1661 में। किससे किससे, तो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे और पुर्तगाली रानी कैथरीन थी। पुर्तगालियों द्वारा मुंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। सोच लो, उपहार में पूरा का पूरा मुंबई दे दिया जा रहा है। अच्छा, इतिहास में जाओगे तो मौर्य के बारे में तो और मत पूछो, पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान उपहार में मौर्य को दे दिया गया था। मेगास्थनीज की वो कौन थे, सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर अपनी बेटी का विवाह करता है मौर्य से। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, बलूचिस्तान, सारा का सारा अफगानिस्तान का क्षेत्र दे दिए थे मौर्य को, ठीक है। ये तो छोटा सा क्षेत्र है मुंबई। कौशल महाजनपद में जाएंगे तो काशी दहेज में मिला था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है, ठीक है। जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। अच्छे से समझिएगा ये स्टोरी, ये बार बार पूछा जाएगा। विवाह, पुर्तगाली रानी का नाम याद रखिएगा, इंग्लैंड के शासक का नाम रखिएगा याद, कब विवाह हुआ था और कितने पाउंड पे कब सौंपा गया, ये चारों पांचों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। प्रयागराज के किले पर अंग्रेज अधिकार किया था 1797 में। अवध के नवाब सादात अली ने 1797 में प्रयागराज का किले अंग्रेजों को सौंप दिया था। 1797, अब ये 1797 में ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी आपको पढ़ना पड़ेगा और 1764 बैटल ऑफ बक्सर पढ़ना पड़ेगा। 57 यानी प्लासी के युद्ध और बक्सर का युद्ध, दो ऐसा युद्ध था ना जो पूरे भारतीय की रणनीति को बदल कर रख दिया और अंग्रेज पूरे तरीके से भारत पे शासन करने लगे थे। और 1764 के बाद जो संधि होती है, इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि शाह आलम द्वितीय के साथ होता है और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। खैर, इसके बाद मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया, यहीं पर होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात होता है। बंबई पे अधिकार कर लिया अंग्रेज और क्या किया था, जो हज करने लोग जा रहे थे उसको रोक रहा था। औरंगजेब को जब पता चल ना, डांट फटकार के बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको भारत से भगाओ, नहीं तो पूरा पूरा कंपनी हम भारत से भगा देंगे। मजबूर होकर बेचारा भागना पड़ा। औरंगजेब की सत्ता कितनी बड़ी थी आपको मैं बता दे रहा हूँ, पूरा भारत आप मिला लो, हाँ भारत के तमिलनाडु और केरला राज्य को छोड़ देना, पूरे भारत को मिला लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़ देना, असम और सेवन सिस्टर उसको छोड़ दो, बाकी इतना जो पूरा का पूरा साम्राज्य वो सारे के सारे औरंगजेब के कब्जे में था। औरंगजेब मुगल बादशाह का सबसे शक्तिशाली शासक था, क्योंकि औरंगजेब अपने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़ाई करता रहा। बस एक काम किया था बेचारा, अपनी बीवी के लिए मकबरा बना दिया था औरंगाबाद में, ठीक है, जिसे बीबी का मकबरा या ताजमहल की छाया के नाम से हम जानते हैं। और बाद में औरंगजेब को भी वहीं पे जाके दफना दिया गया था। तो औरंगजेब बहुत बड़ा मुगल बादशाह था और औरंगजेब के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी नहीं थी उस समय। जब जैसे ही औरंगजेब मरा, उसके उत्तराधिकारी धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट पर मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला। जो मुगल के बंदरगाह थे उस पे इन्होंने ढेरा डाल लिया। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। यानी जो जॉन चाइल्ड था, सर जॉन चाइल्ड, बहुत होशियार बन रहा था औरंगजेब के सामने। और औरंगजेब इतने बड़े मुगल बादशाह थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को धमकी दे दिया था, या तो इसको भगाओ नहीं तो हम पूरे कंपनी को भगा देंगे। बाद में जाके हाथ जोड़ा कि अगले बार से ऐसा नहीं करेंगे हुजूर, छोड़ दिए थोड़े।
ठीक है, अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध आ गया ना, एला-सापेल की संधि होगी, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होगा, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता थी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की मांग, कर्नाटक की राजधानी का मसला, औरंगजेब द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता। आपस में वो सप्त युद्ध हो गया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में चला है और इसी के समय एला-सापेल की संधि हुई थी और संधि के तहत इसको सुलझा लिया गया था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में 1740 में आरंभ हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अब चलते हैं विस्तार मात्रता। गृह सरकारों का आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी ने 1746 के युद्ध में आरंभ हुआ। अंग्रेज कैप्टन वर्नेड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया गया था। इसके कारण इसका युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो तात्कालिक कारण इसके युद्ध का क्या था? तो अंग्रेज फ्रांसीसी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। ये युद्ध 1740 में शुरू हुआ था, 47-48 तक ये युद्ध चला और इसके बीच में यही एक गलती हुई थी अंग्रेज से। लेकिन बाद में फिर ये युद्ध की मसला जो है वो एला-सापेल की संधि के द्वारा सिमटा दिया गया। अभी आएगा कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? इजी है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव अच्छे से ये पढ़ के नोट डाउन कर लीजिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। और ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, यानी कौन से युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। तो पहला देखते हैं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध एला-सापेल की संधि में स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, ठीक है। तो इसी के हिसाब से नीचे ऑप्शन देख लीजिए कि पहला का 4 कहाँ है। ऑप्शन में देखोगे तो देखो कितना खुशनसीबी है ना कि आपको पूरा करना भी नहीं है और ऐसे जानकर लोग दे देते हैं कि आप इजली से निकाल भी लो। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए सी, ठीक है। कर्नाटक का तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हमारा हुआ था ये अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था और प्रथम में ब्रिटिश की हार हुई थी। मैसूर युद्ध है, हैदर अली साहब हैं, हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी के बीच युद्ध होता है, मैसूर का प्रथम युद्ध, और ब्रिटिश हार जाते हैं। लेकिन मैसूर का जैसे दूसरा युद्ध होता है, हैदर अली मारे जाते हैं और टीपू सुल्तान उस युद्ध में शामिल हो जाता है। और चौथा युद्ध में टीपू सुल्तान भी मारा जाता है। तो मैसूर युद्ध भी पूछेगा, जो हैदर अली, अंग्रेज और टीपू सुल्तान 2 युद्ध लड़े थे। हैदर अली, दूसरे में हैदर अली मर गए, चौथे में टीपू सुल्तान मारे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दिया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एला-सापेल की संधि हुई थी, दूसरे में पेरिस की संधि हुई, तीसरे कर्नाटक युद्ध में पेरिस की, द्वितीय में अनिर्णायक रहा था द्वितीय युद्ध, और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश हार गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का पहला युद्ध बिल्कुल सही है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध जस्ट 1 साल बाद हो जाता है, यानी 1949 में ही कर्नाटक का दूसरा युद्ध हो जाएगा, तो ये गलत है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध सही है। आगे चलते हैं। और पानीपत का तीसरा युद्ध, ये भी सही है। अच्छा, पानीपत का युद्ध आ गया है तो पानीपत का तीनों युद्ध, तीसरा तो दिया है, पहला दूसरा रिपीट कर दीजिए। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? तो मुगल बादशाह बाबर थे और कौन थे? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ है? 1556 में हुआ है। 1556 में किससे किसके बीच हुआ है? किसके बीच हुआ है? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है। और पानीपत की तीसरे युद्ध हुआ था मराठा और अफगानों के बीच में। तो ये तीनों कारण याद रखिएगा। अब एक बार थोड़ा मिला लेते हैं। देखिए, कर्नाटक का पहला युद्ध ठीक था, कर्नाटक का दूसरा युद्ध बस 1 ही साल के बाद हो गया था, यानी 49 से 54 तक चला था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी सही था और पानीपत की तृतीय युद्ध भी सही थी, जो हुआ था मराठा और अफगान के बीच में। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़े गए युद्ध में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी फ्रांसीसी और ब्रिटिश जो युद्ध आपस में लड़े थे वो कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जबकि मैसूर का जो शासक था, जो लड़ा था, यानी हैदर अली टीपू सुल्तान, वो मैसूर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे और आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ गया यूरोपीय कंपनी से, आप इजीली सॉल्व कर दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लिया था?
अब ये इतने अच्छे रणनीति लेकर ये अंग्रेज उतरे थे और भाग लिया, और बाद में उसके साथ तो कोई परिणाम वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो चला गया तो इसका फायदा ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा हुआ। बात करते हैं हम किससे, तो डुप्ले। डुप्ले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, जब राजा आपस में लड़ रहे थे तो डुप्ले दूसरे तरफ से राजा को शरण दे रहे थे। वो चाहते थे कि पहले राजा हमारे कब्जे में आ जाए, राजा को हम अच्छे लगने लगे, बाद में धीरे धीरे उसका राज हम हड़प लेंगे। और ऐसा हुआ भी था, राज हड़प की नीति आई थी। पहले सहायक संधि लाया गया, अच्छा कितना बढ़िया बात किया गया। पहले दोस्त बनाया गया भारतीयों को, उसके बाद राज हड़प की नीति लाई गई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके राज्य को हड़प लिया गया। लेकिन भारतीय भी कम थोड़ी थे, भगा ही दिए। डुप्ले ने पहली बार एक हथकंडे का प्रयोग किया। हथकंडा मतलब क्या, रणनीति, चालाकी प्रयोग किया। भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ कर दी। आप लड़ाई कीजिए ना, हम आपके साथ है पीछे से, ठीक है। ये सबसे पहले स्टार्ट किया था डुप्ले, कि जब भारतीयों को लगेगा कि हम इसके साथ हैं, बाद में इसका क्षेत्र हम हड़प लेंगे। जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त किया था। अच्छा, अपना सेना भारतीय राजा के पास भेजा, और सेना का खर्च कौन देगा, भारतीय राजा ही देगा। सहायक संधि में भी यही हुआ था। सहायक संधि अगर आप पढ़े होगे तो, अच्छा ठीक है। जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप किया था, भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, उसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है। उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के बाद भी रहा। यानी डुप्ले जब भारत से चला गया, उसका प्रभाव उसके बाद दिखा। फायदा क्या दिखा, वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जीता था या जोता था, उर्वरा बनाई थी, वह क्षमता तो उसने दर्शाया। उसके लौटने के तुरंत बाद उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। यानी दोस्ती तो करके गया था डुप्ले राजा महाराजाओं से, और उसके जितने भी गवर्नर बाद में आए ना, सब राजा को भाते गए और राजा के क्षेत्र अपने क्षेत्र में मिलाते चले गए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ खोला। अब हम आ गए फ्रांसीसी के ऊपर। हम पहले पुर्तगाली में थे, अंग्रेजी में थे, अब फ्रांसीसी में आते हैं। तो पहली कारखाना कहाँ स्थापित हुई थी, सूरत, पुलिकट, कोचीन या कासिम बाजार। और कहाँ बात कर रहा है, भारत का बात कर रहा है। देखते हैं डिस्क्रिप्शन। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब यहाँ पे 3 बात नोट करने वाला। फ्रांस का था कौन, लुई 14वां, जिसका मंत्री था कॉलबर्ट, और 1664। ये तीनों बात, ये तीनों क्वेश्चन आपको मिलने वाला भी है, मिलेगा भी, और एग्जाम में पूछा जाएगा कि वो कौन सा फ्रांसीसी राजा था जिसने पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए फ्रांसीसियों को भेजा था। लुई 14वां था, और उसके मंत्री कौन थे, तो कॉलबर्ट थे। कब भेजा गया था, 1664 में भेजा गया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, कौन किया था स्थापना, लुई 14वां किया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कंपनी देश इन देश ओरिएंटल कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्णय राज्य द्वारा हुआ, राज्य ही इसका सारा खर्च दे रहा था। जब वास्को डी गामा आए थे तो वास्को डी गामा को खर्च उसका राज्य पुर्तगाली नहीं दिया था, बाद में पुर्तगाली आया था। यहाँ पहले ही खर्च सारा का सारा राज्य सरकार दे रहा है। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल जारी किया। किसके नेतृत्व में, फ्रांसीसी कैरो, जिसने 1668 में सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि फ्रांसीसी ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, सूरत में। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कब स्थापित की थी, तो 1668 में। कौन थे इसका नेतृत्व करता, तो फ्रांसीसी कैरो थे। अनुमति कौन सा फ्रांसीसी राजा दिया था, तो लुई 14वां दिया था। उसके मंत्री का नाम क्या था, तो कॉलबर्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके नेतृत्व में, लुई 14वां, 13वां, 15वां, 16वां, आ गया ना। अगर ये छोटी छोटी बातें मिस कीजिएगा तो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, मेंस में भी है, और ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 14वां। अभी हम लोगों ने देखा था। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो लुई 14वां के मंत्री कौन थे, कॉलबर्ट थे। आंसर कहीं पे है कॉलबर्ट, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, कॉलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित की थी, डच ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था। अब फ्रांसीसी खत्म, डच आ गए। हुगली, चिनसूरा, बंदेल या श्रीरामपुर। तो बंगाल में जो कारखाना स्थापित किया था ना,
यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हुगली में भी किया था, चिनसुरा में भी किया था। हुगली वो क्षेत्र है और हुगली के अंदर आता था चिनसुरा, ठीक है। पहले हुगली में कारखाना था, बाद में ये कारखाना हुगली से शिफ्ट होकर चिनसुरा में चला गया। देखते हैं, डचों ने बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित की थी। पीपली का बात कर रहा है। इसके कुछ दिनों के बाद डच पीपली से बालसोरा चले गए, ठीक है, बालासोर। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी के प्रारंभ में और 1656 के बीच में के समय में हुगली में फैक्ट्री स्थापित की थी। 35 से 56 में कहाँ थे? हुगली में थे बंगाल के। 56 के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री में डचों का व्यापार का मुख्य केंद्र बना। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिनसुरा, हुगली की एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय भी था। 17वीं शताब्दी में के समाप्त तक डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों में स्थापित कर चुके थे। डचों ने अपनी कंपनी सबसे पहले हुगली में स्थापित की थी, उसके बाद चिनसुरा में स्थापित की थी। इसका आंसर बी और सी दोनों जाएगा। एक बात और क्वेश्चन एक है कि डचों ने अपनी फैक्ट्री पटना में कब स्थापित की थी? इसका आंसर आप कमेंट में देना, मैं लास्ट वीडियो में भी वो बात कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन 44, 2-4 क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? लो आ ही गया क्वेश्चन। अब इसका आंसर हमको कमेंट में करना यार कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया 65 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप करना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, इसका कारण क्या था? फ्रांसीसी असफल रहे थे कंपनी स्थापित करने में, इसका कारण बताइए। डुप्ले के सक्षम सेनापति नहीं थे, अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। इसका कारण क्या था? देखते हैं। फ्रांसीसी की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोरी नौसेना थी। फ्रांसीसी की सेना काफी कमजोर हो गई थी। रीजन पता है क्या? रीजन सप्तवर्षीय युद्ध था। 1740 से लेकर 1746-47 तक बेचारा युद्ध लड़ा है उसकी सेना। एक भी जल शक्ति, उसका जलयान नहीं बचा था उसमें। जल शक्ति के रूप में सबसे कमजोर हो चुका था फ्रांसीसी। और वही तो होता है बाद में, फ्रांसीसी वांडीवास का युद्ध लड़ता है, बेचारा हार जाता है और सारी की सारी संपत्ति अंग्रेज को बेचकर भाग जाता है यहाँ से, कोई ऑप्शन भी नहीं था। चलिए डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। वॉल्टर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस के जल शक्ति इतना ह्रास यानी कमी हो गई कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं बचे थे। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। फ्रांसीसी इतना कमजोर हो चुके थे कि बेचारे के पास एक नाव तक नहीं था। यही कारण था कि बेचारे फ्रांसीसी कब्जा नहीं कर सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में व्यापार के समय पर प्रवेश किया था। व्यापार के हिसाब से चाहिए तो व्यापार पहले तो पुर्तगाली एकदम सेट कर देंगे, पहला 4 ऑप्शन में भी पहला एक ही में 4 है। पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज। सुनना, पुर्तगाली स्थापित करेगा 1503 में, ये आपको मैं बता दिया था। कोचीन में करेगा, बंदरगाह स्थापित करेगा। अच्छा, पुर्तगाली कोठी कोचीन में कौन स्थापित किया था सबसे पहले? ये कमेंट में आप करना, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ। चलो, नीडुडिकुना, अल्बुकर्क, अल्मीडा या वास्को डी गामा, 4 में से एक आंसर आप कमेंट में करना। डच के बारे में बात करें तो डच अपनी पहली कोठी अगर स्थापित करने की बात करेगा तो ये 1605 के आसपास में डच अपनी पहली कोठी खोलेगा। अगर अंग्रेज का बात करें तो 1611 नहीं लेंगे, 13 लेंगे। अस्थायी कोठी खोलना है ना, सूरत में खोलेगा अंग्रेज, ठीक है। फ्रांसीसी तो सबसे बाद में आया था भाई। 1668 में फ्रांसीसी अपना फैक्ट्री बनाना स्टार्ट किया था, 1668 में सूरत में। अभी हमने देखा ना फ्रांसीसी के बारे में, कॉलवर्ट था, लुई 14वां परमिशन दिए थे, 1668 में आए, वो सूरत में खोले। तो इस बेसिस पे क्रम में कौन जाएगा? 4, 2, 1 और 3 आंसर हो गया हमारा ये। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लो ना, समस्या सॉल्व है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, खत्म ही होने वाला है, 3-4 क्वेश्चन होगा। मिलान करना, अच्छा क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। क्या क्या दिया है? पांडिचेरी, गोवा, त्रवणकोर और मद्रास। पांडिचेरी, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही कूट, पांडिचेरी कौन था, गोवा कौन था, त्रवणकोर में कौन था, मद्रास में कुछ नहीं आ रहा है ना। पांडिचेरी में कौन होगा? पांडिचेरी, फ्रांसीसी पांडिचेरी में होंगे, गोवा में पुर्तगाली होंगे, त्रवणकोर देख लेते हैं, मिलाकर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो, आराम से मिलाओ तो गोवा कहाँ चला जाएगा? पुर्तगाली के कब्जे में चला जाएगा। गोवा कहाँ चला जाएगा? पुर्तगाली कब्जे में चला जाएगा। 2 का 3 कहाँ? एक ही में है। उसके बाद चलते हैं, हम बात की 1 का 2, पांडिचेरी कहाँ था, किसके पास था? फ्रांसीसी के पास था, ये भी मिल गया, सही है। 3 का 4
ट्रवनकोल में फ्रांसीसी थे और सद्रास में डच थे। एक भी अगर जान रहे हैं ना आप, आंसर आप इजीली लगा सकते हैं। एक देख लीजिए, पांडिचेरी फ्रांस, गोवा पुर्तगाली, ट्रवनकोर डेनिश और सद्रास डच के हाथ में था। एक भी मिलान करने वाले में हड़बड़ाना नहीं है कि नहीं हम जान रहे हैं। अगर एक भी आप जान रहे हो ना, इजीली आप मिला दोगे। और यही सब एग्जाम का ट्रिक अपनाना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं यार कि सब कुछ जानना है एग्जाम में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम मिला था, और कहीं नहीं था, बिहार था अपना। बिहार में नोनिया विद्रोह आपको पढ़ना है 1770 के आसपास में। प्रचुर मात्रा में यहाँ सोरा प्राप्त हुआ था, और नोनिया से सोरा सस्ता में खरीदता था, और बीच में आसामी होता था। एक तरफ थे नोनिया, एक तरफ थे आसामी, और एक तरफ थे अंग्रेज। आसामी इससे खरीदते थे और इसको बेच देते थे। इसमें सस्ता से खरीदते थे और इसको महंगे दाम पे बेच देते थे। और सोरा क्या होता था, तो एक मिट्टी होता था जिसको कलबी कहते हैं। कलबी कहते हैं पका हुआ सोरा को। तो सोरे को तैयार करते उससे बारूद बनाया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, बिहार। यूरोपीय भाषियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अफीम की खेती करवाते थे बिहार में। बगल में जो देश हमारा है, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, यहाँ उसका व्यापार करते थे ये लोग, अंग्रेज लोग। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अभी बात कर लिया, बिहार था। 47 बीपीएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये शायद सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? 1668 में आया था सर। ये फ्रांसीसी होंगे, 1668 में आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फ्रांसीसी थे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। 16वीं 17वीं शताब्दी के यूरोप में आने राष्ट्रीय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आया था, 1605 में डच आए थे, 1608 में अंग्रेज आए थे, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, और सर टॉमस रो 1615 में आएंगे, वो भी जहांगीर के दरबार में आएंगे। दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों को याद रखिएगा। 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन होता है, लेकिन 1668 में पहली कोठी स्थापित करते हैं सूरत में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित की थे? व्यापारिक अड्डा बताना है, तो उपयुक्त में से सभी होगा। आंसर अगर ऐसा मिले ना तो यही मार लेना है, उपयुक्त में से सभी। सब जगह व्यापारिक अड्डा स्थापित कर दिया था हमारा डच। लास्ट क्वेश्चन आज का, विचार करना है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अब क्वेश्चन क्या दिया, उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत की देन थी? अंग्रेज इसमें से भारत को क्या दिए थे? क्या ये दिए थे मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि को राजस्व वसूलना? शेरशाह सूरी कब से कर रहा था? और शेरशाह सूरी मतलब क्या, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो ये तो गलत हो गया। शेरशाह सूरी टैक्स इसी बेसिस पे लेता था। शेरशाह सूरी क्या जी, शेरशाह सूरी से पहले भी जाइएगा दिल्ली डायनेस्टी में, हम तो मुगल डायनेस्टी का बात कर रहे हैं। शेरशाह सूरी हुमायूं के समय था ना, 16वीं शताब्दी में। मुगल डायनेस्टी, दिल्ली डायनेस्टी में भी जाइए तो ये होता था कि खेत की उपज और उपजाऊ क्षमता के आधार पर ही टैक्स वसूला जाता था। तो एक गलत हो गया। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, नहीं याद है पानीपत का युद्ध? बाबर याद है आप लोग को? उस्ताद अली कुली खां है ना, और एक थे उस्ताद अली कुली खां थे, और एक थे मुस्तफ़ा। ये दोनों किए थे, बाबर के तोपची थे जिसने तोप चलाया था, और पानीपत के युद्ध में तोप का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। तो ये भी खत्म हो गया। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, नहीं पता है कि पुर्तगाली लाया था तंबाकू भारत में, तो ये भी खत्म हो गया। तो इस बेसिस पे हमारा तीनों खत्म हो गया। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तो यहाँ क्या चल जाएगा, कोई भी नहीं। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी देख लेते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व मूल्यांकन करने अंग्रेजों से पहले शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा यह किया जा चुका था। तो पहला खत्म। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। तीसरा खत्म। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार के बड़े छोटे तोप का निर्माण होता था। बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर किया था। बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में, जो तुर्की भाषा में लिखा था, बाबर खुद लिखा था। बाबर बोला था कि मैंने सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किसके जीतने के लिए किया था पता है? बाबर ने सबसे पहले काबुल को जीतने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये खुद बाबरनामा में बाबर मेंशन किया है। लास्ट क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। यह टिप्पणी कौन किया था?
तो इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा टिप्पणी करने वाले महाराज के बारे में देख लेते हैं, कुछ नोट्स भी यहाँ से मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और नीचे हमको दिख रहा है। थॉमस बेविडिंगटन मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिक और इतिहासकार थे। तो मैकाले ने ही ऐसी बात ये बोली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक्स-ला-सापेल की संधि 1748 में संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए-ला-सापेल की संधि 1748 में हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध है ना के समय हुआ था। कर्नाटक युद्ध प्रथम चला है कब से कब तक? तो 1746 से लेकर 1748 तक। सही कौन है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति अंग्रेजों को मद्रास का पुनः प्राप्त, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध समाप्ति के बाद ए-ला-सापेल की संधि हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। ए-ला-सापेल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त के दौरान हुआ था। उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो समाप्त हो गया था। युद्ध, यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास में अंग्रेज पुनः प्राप्त हो लिए, यानी मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया। तो दोनों के दोनों सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, कितना क्वेश्चन निकल रहा है, चलिए देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के पीछे कारण। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति मिला था। बिल्कुल, अंग्रेज जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा था बंगाल में, जिसमें सिराजुद्दौला बेचारा मारा गया, उसका जो था मंत्री उसको मिला लिया गया था पहले ही, ढेर सारी संपत्ति हासिल हुई थी। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ और इलाहाबाद की जो संधि हो गई थी ना, उससे भी अंग्रेज खूब धन कमाए थे। तो पहला सही है। अंग्रेजों की बेहतर सैनिक ताकत थी, ये तो कोई भी बोल देगा कि ये सही बात है। तो इसमें से दोनों का दोनों सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों की सफलता का कई कारण थे, इनमें से अंग्रेजों की बेहतर सैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण की अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी के विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्यता, नेतृत्व आदि। तो ये हमारा सेट हमारा खत्म हो गया। अगले दिन हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में बात करेंगे। अगले दिन हम बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल का नवाब जो मुर्शिद कुली खां हुए, अलीवर्दी खां हुए, सिराजुद्दौला हुए, मीर कासिम हुए और मीर जाफर हुए, इन सारों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम प्लासी के युद्ध देखेंगे, बक्सर का युद्ध देखेंगे, इलाहाबाद की संधि देखेंगे, अलीनगर की संधि देखेंगे। जितनी सारी क्वेश्चन आने वाली है कल के क्वेश्चन सेट से, तो कल हम इसको देखेंगे। कल भी लगभग इतना ही क्वेश्चन रहने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। पूरा का पूरा मेरा टारगेट है कि हम घटनाचक्र अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए ख़त्म करें। अगर कोई डाउट होगा तो आप मैसेज डॉट कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं, जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। आज यहीं तक, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।